क्वेश्चन नंबर 11 फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जैसे लेट्स सपोज ये आपका ओरिजिन है और यहाँ पर हम लेट्स सपोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात कर लें तो मतलब दो मेरे से एग्जैक्ट सिमेट्रिकल नहीं बना, लेकिन आप मान लें कि मैंने जैसे ये पार्ट और प्लस ये पार्ट ये दोनों बराबर होंगे, एकदम हूबहू होंगे, यानी एक आप ये मिरर समझें, जब आप इधर से देखें तो दोनों साइड आपको सेम दिखना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो ऑड ऑर्डर टर्म्स होते हैं, ठीक है, जो ऑड ऑर्डर टर्म्स वो आप जितने भी निकालेंगे वो आपके जीरो निकलते हैं, ऑड ऑर्डर। यहाँ पर आई होप कि आपको डेरिवेशन कराने की जरूरत नहीं है, बस आप सिमेट्री से ही समझ लें यहाँ पे कि इवन ऑर्डर मूवमेंट जो होंगे वही आपको मिलेंगे, ठीक है, और ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स जो है वो वेनिश हो जाएंगे, ठीक है, वेनिश हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट। इवन ऑर्डर आर जीरो, ये तो जीरो नहीं होंगे, ऑड ऑर्डर मूवमेंट आर जीरो, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ x इज अ पॉइजन वेरिएट सच दैट px इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर रैंडम वेरिएबल x है जिस पे 0 की प्रोबेबिलिटी निकाली गई तो 1/3 दे रखा है, तो उसका एक्सपेक्टेशन पूछा है। एक्सपेक्टेशन मतलब मीन पूछा है, किसका, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी बाइनोमियल की बात करें तो मैं PD लिखूंगा, BD लिखूंगा, पॉइजन की बात करें तो PD लिखूंगा और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ND लिखूंगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये है कि जैसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी गई है तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसे हम शॉर्ट में PDF बोलते हैं, वो पता होना चाहिए। वो क्या होती है, वो f(x) इक्वल टू लैम्डा टू द पावर x इंटू e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल x, ये आपको PDF दी होती है और आप इसी से जो है प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर बात करें प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है x इक्वल टू 0 पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, तो आप ये कैसे निकालेंगे, इसे आप इसी फंक्शन में रख दीजिए। तो लैम्डा टू द पावर 0 e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल 0, और ये कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है, देख रहे हैं आप क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है। और फर्दर इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा टू द पावर 0 जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा रहेगा, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इक्वल टू 1/3। तो यानी सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पे पता चला कि e की पावर माइनस लैम्डा कितना आया, 1/3, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो e की पावर लैम्डा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में नीचे ले जाएंगे तो e माइनस लैम्डा जो है प्लस लैम्डा हो जाएगा, 1 e की लैम्डा, e की पावर लैम्डा इक्वल टू 1/3, तो आपका e की पावर लैम्डा कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन अब ये इतना आया, लेकिन इससे आगे क्या करें, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो मीन कितना होता है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है वो लैम्डा होता है, यानी आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो आपका मीन मिल जाएगा और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपको e की पावर लैम्डा दे रखा है तो दोनों तरफ लॉग ले दीजिए, ठीक। तो लॉग e की पावर लैम्डा इक्वल टू लॉग 3। तो देखिए जब लैम्डा इधर आ जाएगा, कोई भी आपने लॉग की प्रॉपर्टी तो पढ़ी होंगी, आई होप आपको पता होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो लैम्डा इंटू 1 इक्वल टू लॉग 3, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग 3, और यही क्या है आपका, यही आपका मीन है, तो ये कितना आ गया, लॉग 3। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया है बस वहीं से हमने निकाल लिया, बस हमें एक PDF याद करनी थी इसकी। तो जब आप टेबल बुक में जो टेबल दे रखी है, जब आप उसे टेबल पढ़ेंगे तो BD, PD और ND इन तीनों का सारी चीज वहां पर आपको एक कंसोलिडेटेड टेबल में मिल जाएगी, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Dash is a graphical representation to show the degree of relation between two variables, यानी दो चरों के बीच की डिग्री को दिखाने के लिए एक चित्रमय प्रस्तुति क्या होती है। यानी लेट्स सपोज एक वेरिएबल x1 है, दूसरा x2 है, और इन दोनों का रिलेशन ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशन अगर हमें बताना है तो हम क्या करेंगे,
स्कैटर डायग्राम यूज करेंगे। ठीक है, तो कोरिलेशन में जब आप पढ़ेंगे, कोरिलेशन और रिग्रेशन पढ़ेंगे, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि स्कैटर डायग्राम यूज होता है फॉर द मेजरिंग कोरिलेशन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें बात कर रहे हैं द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF, जो मैंने शॉर्ट में लिखा था अभी वो थोड़ी देर पहले, तो वो PDF यही था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा है, fx इक्वल टू 1/b-a फॉर x लाई बिटवीन a एंड b, और अदरवाइज 0 दे रखा है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन पूछा है, एक्सपेक्टेशन को हम किससे लिखते हैं, e ऑफ x। ठीक है, ये आपको पूछा है। तो सबसे पहले क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली x एक रैंडम वेरिएबल होता है, शॉर्ट में लिखूंगा रैंडम वेरिएबल, और आपको इसका एक्सपेक्टेशन निकालना हो तो ex, तो उसे मीन बोल देंगे, और उसका फॉर्मूला होता है x इंटू एफ एक्स, राइट, और जो भी यहाँ पर लिमिट हो। तो देखिए यहाँ पर लिमिट कितनी दे रखी है, a से b तक दे रखी है, a से b तक आपकी लिमिट हो गई, इंटू x इंटू एफ एक्स कितना दे रखा है, 1/b-a, राइट, इंटू dx, यहाँ पर dx लगाना भूल गया मैं। ठीक, तो देखिए अब 1/b-a क्या है, कांस्टेंट है। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आप जब आपको पता ही होगा कि ये पार्ट क्या है, ये कांस्टेंट हो गया, तो आप x का जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, x² इंटीग्रेशन हो जाएगा, बाकी इसकी लिमिट कहाँ से हो जाएंगे, a से लेकर b तक। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/b-a, ठीक है, इंटू ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ गया, x² कितना हो जाएगा, b² माइनस y, मतलब x की लिमिट जब रखेंगे तो b² माइनस a², तो आप देखेंगे 1/2 b-a इंटू, अब ये क्या है, इसका जो भी फॉर्मूला है a² माइनस b² का, तो जब आप ब्रेक करेंगे तो b-a इंटू b+a, तो b-a से b-a कट गया, यानी आंसर कितना आ गया, a+b/2। ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकल आया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और वैसे तो ये तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है, आगे चल के कई सारे जब डिस्ट्रीब्यूशन में आप पढ़ेंगे, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे। ठीक है, ये आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, जब आप पढ़ेंगे डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड मैनी मोर, तो वहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने के लिए बता दूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप ये याद करें, सीधा सीधा पूछा जाएगा, आप वहाँ से टिक कर सकते हैं। तो ये भी मैंने सारी चीज़ें बुक में एक अच्छे तरीके से कवर कर रखी हैं, और वहाँ पर समझा रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं, तो ये आप डायरेक्ट रिजल्ट इसका याद कर लें, यहाँ पर मैंने आपको पूरा निकाल के बता दिया। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये एक परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बहुत ही रेयर है कि आए, लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं तो उसके लिए थोड़ा बेस रहता है, आपको P&C आना चाहिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो एक आध क्वेश्चन उसके रख दिए, क्योंकि पहले पूछे गए एक आध क्वेश्चन, और पिछले कुछ 2-3-4 साल में क्वेश्चन यहाँ से शायद ही कोई पूछा गया हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या पूछा गया है। द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट और परम्यूटेशंस कंसिस्टिंग 3 लेटर्स ईच दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम 7 लेटर्स ABCDEFG, यानी A से लेके G तक 7 लेटर्स दे रखे हैं, और कह रहा है कि उसमें से 3 का परम्यूटेशन आप बनाइए, है ना। तो यानी जो 7 है उसमें से आपको 3 का बनाना है अरेंजमेंट, तो 7p3 परम्यूटेशन में क्या होगा, 7p3, यानी 7 में से आपको 3 सेलेक्ट करना है। और आपको NPR का जब आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन में, तो मैं आपको रिकॉल करा दूं, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन n-r, यानी 7 - 3 यानी 4 आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4। आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे,
मिट नहीं रहा, चलिए कोई नहीं, यहीं पर लिख देते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है। हाँ हट गया। देखिए इसे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, इस तरीके से आप लिख लेंगे। नीचे जितने फैक्टोरियल दे रखे हैं वहीं तक खोलें, जिससे ये कट जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा 210, 742 इंटू 5 210 आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ, ये तो काफ़ी ईजी है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, विच वन इज द पैरामीटर फ्रॉम पॉपुलेशन, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने आपको एक टेबल बना के दे रखी है और उसमें बताया गया है कि कौन सा जो है पैरामीटर फ्रॉम पॉपुलेशन है। पैरामीटर फ्रॉम पॉपुलेशन, एक लिस्ट उसमें दे रखी है कि पैरामीटर फ्रॉम पॉपुलेशन क्या है और पैरामीटर फ्रॉम स्टैटिस्टिक क्या है, ठीक है। तो दोनों चीजें सैंपल स्टैटिस्टिक्स जिसे हम बोलेंगे, तो दोनों चीज़ दे रखी है। तो उसमें आपको बताया गया है कि इसका जो है म्यू जो है वो पैरामीटर फ्रॉम पॉपुलेशन है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो एक्स बार, कैपिटल एस और पी, ये आपके क्या है, सैंपल स्टैटिस्टिक्स हैं। तो लेट्स सपोज अगर सैंपल स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है तो आई होप आप गलत नहीं करेंगे और इन्हें सही कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन वन वे अनोवा सिग्मा स्क्वायर इज एस्टिमेटेड बाय। तो जो सिग्मा स्क्वायर है इसी को हम मीन स्क्वायर एरर भी बोल देते हैं, MSE, राइट। तो जब इसे MSE बोल देते हैं, इसे हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसका फॉर्मूला आपको पढ़ेंगे तो SSW अपॉन N-C। SSW क्या है, स्क्वायर ऑफ सम बिटवीन विद इन द ग्रुप। W से आप रिप्रेजेंट करें, इस पर ध्यान दें, मेन पॉइंट ये है। तो विद इन ग्रुप की बात करेंगे, दो चीजें आप पढ़ेंगे जब अनोवा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स आप बिटवीन और विद इन, दो चीजें पढ़ेंगे, विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप, ठीक। तो SSW अपॉन N-C, तो यानी आपका अनोवा में सिग्मा स्क्वायर किस चीज से एस्टिमेट करा जा रहा है, यानी विद इन ग्रुप वाले से करा जा रहा है, ठीक है। तो आपका मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप जो आंसर होगा वही आपका, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात करें तो n टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से होता है और c जो है वो आपका नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18। यहाँ पर आपको ये भी एक अनोवा का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इन वन वे अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है इसे हम अनोवा लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। और काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनोवा से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बिल्कुल आप मत छोड़िए, यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, राइट। चलिए विद 5 फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स कितने दे रखे हैं, 5, ठीक है, यानी C की वैल्यू 5 दे दी। यहाँ पर फैक्टर्स को ही कॉलम बोला जाएगा क्योंकि वन वे अनोवा है। आगे चल के जब टू वे अनोवा, दो अनोवा पढ़ेंगे आप, एक वन वे अनोवा, ठीक, और एक टू वे अनोवा। कुछ शॉर्ट में चीजें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर यहाँ पर पूरा बताने लग गया तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो वन वे अनोवा में आपको फैक्टर बोलेंगे उस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर एक ही फैक्टर है तो उसे आप C से डिनोट कर दे रहे हैं। और जब अनोवा टू वे अनोवा में बात करेंगे तो यहाँ पर रो एंड कॉलम दो फैक्टर होते हैं तो उसे R और C से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, ठीक है। और क्या दे रखा है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर यानी SST, इसे शॉर्ट में हम SST लिखते हैं, जो कि कितना दे रखा है, 85 दे रखा है। और अगला सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू फैक्टर्स, इसे SSB से लिखेंगे। ड्यू टू फैक्टर, जो फैक्टर की वजह से होंगे वही बिटवीन कहलाएंगे, ठीक है। तो SSB कितना दे रखा है, वो 25 दे रखा है। पूछा है आपको सिग्मा स्क्वायर, तो अभी जो आपको फॉर्मूला बताया था कि सिग्मा स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, जिसे हम MSE भी लिख देते हैं, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये आपका SSW, राइट,
एस एस डब्ल्यू अपॉन एन माइनस सी बताया था आपको, लेकिन आप देखेंगे कि आपको एस एस डब्ल्यू तो दे ही नहीं रखा। ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये क्या है, टोटल है, ये टोटल है एस एस टी, और किस किस चीज का टोटल है कि विद इन यानी डब्ल्यू वाला विद इन प्लस एस एस बी बिटवीन वाला, इन दोनों का सम होता है एस एस टी। तो देखिए कैसे निकलेगा, एस एस टी 85 दे रखा है और आपका एस एस डब्ल्यू कितना दे रखा है, ये तो चाहिए आपको, प्लस ये एस एस बी कितना दे रखा है 25। तो यहाँ से आपका एस एस डब्ल्यू निकल आएगा कितना 60। तो आप यहाँ पर रख दीजिए 60 अपॉन एन, एन कितना दे रखा है 20 है ना, 20 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, माइनस सी कितना 5। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, यानी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आपका ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मजा आ रहा होगा, क्योंकि जब पहली बार अनोवा इस क्वेश्चन में देखा होगा तो आप सोच रहे होंगे ये क्या आ गया। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, जब मतलब फिक्स्ड चीजें हैं, एक अच्छी तरीके से मैंने एलाबोरेट कर रखा है इनको बुक में, ठीक है, और आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और क्वेश्चंस को लगाएं, ठीक है। जहाँ पे भी आप फंसे वो वीडियो देख के आप उसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 19। ये भी एक और क्वेश्चन यहाँ पर फिर मैंने अनोवा का ले लिया है, ठीक है, जिससे आपके वन वे अनोवा के कई सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो सकें। इन वन वे अनोवा if the mean sum of square between group is found to be less than that of within groups, यानी ये कह रहा है, देखो इस लाइन से ही मान कि एक वन वे अनोवा है, इसमें जो समूहों के बीच है ना, यानी बिटवीन, और दो चीजें बताई थी मैंने, एक बिटवीन वाला और एक विदिन वाला, ठीक है, इनकी चीजें रही। तो ये कह रहा है कि बिटवीन का विदिन से कम है, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर, और वो भी मीन, शुरुआत में क्या कह रहा है मीन सम स्क्वायर, यानी एम एस, ठीक है, एम एस, अब किसका, एक एम एस बी होगा और एक एम एस डब्ल्यू है, ठीक। तो एम एस बी इज लेस देन एम एस डब्ल्यू, यही तो बोला है। देखो क्वेश्चन में जो दे रखा है वहीं से बात कर रहा हूं मैं, आपको यहीं से पढ़ के लिखना है कि एम एस बी, ये एम एस बी हो गया और ये क्या हो गया एम एस डब्ल्यू हो जाएगा। तो एम एस बी लेस देन दे रखा है एम एस डब्ल्यू से, ये कंडीशन आपको दे रखी है। अब समझिए आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप क्या पढ़ेंगे, एक एफ वैल्यू, आप एफ रेशियो पढ़ेंगे, एफ रेशियो या आप एफ टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जब इसे एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होता है, एम एस बी यानी बिटवीन ग्रुप वाला ऊपर और विदिन ग्रुप वाला नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो देखिए एम एस बी और ये है एम एस डब्ल्यू, यहां से अगर आप इसे एम एस बी अपॉन एम एस डब्ल्यू लिखें, इसे इधर ले आए तो लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि f जो है लेस देन 1 आएगा, ठीक। और जब भी f लेस देन 1 होता है, ठीक है, जब भी f लेस देन 1 होता है तो वहां पर नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट की जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जब 1 से ऊपर हो जाएगा, जब f ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, वहां पर आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। देखिए आपका आंसर हो गया, क्या निकला है, f लेस देन 1 निकला है। उसके हिसाब से क्या देखेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन अमंग द ग्रुप, यानी अब यहाँ पर कोई मतलब एक्सेप्ट हुआ है तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी डिटेल में जब आप पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको चीजें अच्छे से और समझ में आएंगी, या फिर सीरीज को कंटिन्यू करते रहिए, आगे और क्वेश्चंस आएंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी एग्जाम तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 20, काफी इजी क्वेश्चन है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ये समझ लीजिए सीधा सीधा आपके एग्जाम में आ सकता है, बस वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक। मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में आपको बताया था मीन और वेरिएंस निकालो, ठीक है। अगर लेट्स सपोज x एक रैंडम वेरिएबल है, उसका आप मीन निकालो और वेरिएंस निकालो, ठीक है। तो मीन ऑफ x मान के चलो आपका x बार है, ऐसे ही वेरिएंस ऑफ x आपका वेरिएंस ऑफ x लिख लीजिए, ठीक है, या सिग्मा स्क्वायर लिख दीजिए, इसे सिग्मा स्क्वायर है, ठीक। तो अब
यहीं पर मैंने बताया था आपको कि अगर इसे x/2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ का मीन वो x⁻/2 आ जाएगा। और ऐसे ही इसका जो है सेम x/2 का अगर आप वेरिएंस निकालते हैं तो यहाँ पर 1/2 जो है वो उसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा, यानी 1/4 इंटू सिग्मा स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, ये पहले का जो मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ जिससे आपको ईजी हो समझने में, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पहले पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख के और क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो एक एक्स रैंडम वेरिएबल था, उसका वेरिएंस आपको क्या दे रखा है, उसका वेरिएंस आपको वेरिएंस ऑफ एक्स माना जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि जो आप निकालिए माइनस के ए एक्स, इसका वेरिएंस निकालिए। तो देखिए इसका वेरिएंस कैसे निकलेगा, मैंने बोला था कि x के आगे जो भी होगा उसका स्क्वायर करना है आपको, तो इसके आगे क्या है, माइनस का a है, इसका स्क्वायर करिए इनटू वेरिएंस ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर वेरिएंस x, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए कौन किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको पार्ट 2 में मजा आया होगा, कुछ क्वेश्चंस अच्छे रखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक है। आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको इजी लगने लगेंगे। और बात करें इसकी पीडीएफ की तो आपको ये विद आंसर्स आपको आंसर शीट के साथ में आपको ये पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और क्वेश्चंस को ट्राई करें और सीखते रहिए।